हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीप ब्रेन केमिस्ट्री बाय अमित सोनी। क्लोरोफॉर्म अपना टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण। तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला मालूम है अपने को, CHCl3, जिसको हम IUPAC में ट्राइक्लोरोमेथेन बोल देते हैं। क्लोरोफॉर्म की सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो पहली केमिकल रिएक्शंस हैं, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दें, वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में रख दें, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होगा। H और Cl निकलेगा, एक O इसमें जुड़ गई, COCl2 बन गई और HCl बन गया। ये जो COCl2 बना हुआ है, इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं और फॉस्जीन भी कह देते हैं। ये गैस है जो कि टॉक्सिक नेचर की होती है, विषैली प्रकृति की ये गैस बनी हुई है फॉस्जीन। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा और बन जाएगी फॉस्जीन गैस COCl2। अच्छा, एक यूज होता है क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। ऑपरेशन के समय मरीज को सूंघा दिया जाता है ये क्लोरोफॉर्म, ताकि मरीज बेहोश हो जाए और उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया जा सके। तो अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया या सनलाइट साथ में है, प्रकाश की उपस्थिति मिल गई और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, तो उस क्लोरोफॉर्म में तो फिर एक विषैली गैस बन जाएगी, फॉस्जीन बन जाएगी। और अगर विषैले क्लोरोफॉर्म को हम मरीज को सूंघा देंगे तो फिर ऑपरेशन करने की तो जरूरत कहाँ पड़ेगी। कहने का मतलब है आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि विषैला है या नहीं है। ये क्लोरोफॉर्म की बोतल है, जब इस क्लोरोफॉर्म की बोतल में क्लोरोफॉर्म को भरा जाता है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियां रखनी पड़ेगी कि क्लोरोफॉर्म की बोतल एक तो गहरे कलर की होनी चाहिए, गहरे रंग की होनी चाहिए, ताकि सनलाइट का, सूर्य के प्रकाश का इस पर सीधा असर नहीं पड़े। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक, बोतल के ऊपर तक, बोतल का जो मुंह है उसके ऊपर तक आपको भर के रखना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो। क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, तब तो फिर इसके अंदर विषैली गैस बन जाएगी, COCl2 बन जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि इसमें ये बने, ठीक है। तो आपको क्लोरोफॉर्म को इकट्ठा करते समय, भंडारण के समय, स्टोरेज के समय आपको गहरे रंग की बोतल में रखना पड़ेगा और इसके मुंह के ऊपर तक आपको क्लोरोफॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको यूज में लेंगे, मान लो ये ढक्कन भी उठाया मैंने, क्लोरोफॉर्म को काम में भी लिया, तो फिर इसमें ऑक्सीजन तो आएगी, और अगर ऑक्सीजन आएगी तो फिर तो COCl2 भी बनेगी, विषैली गैस तो बनेगी बनेगी। तो फिर क्या करें ऐसा जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि भाई ये विषैला क्लोरोफॉर्म हो गया, तो अब हमें मरीज को नहीं सूंघाना। क्या करें ऐसा, या फिर मैं कहूँ क्या करें ऐसा कि अगर विषैला भी है तो इसके अंदर जो विषैलापन है, फॉस्जीन गैस बनी हुई है, उसका असर खत्म हो जाए, उसका इफेक्ट जो लग रहा है COCl2 का, वो खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को इकट्ठा करते समय हम इसमें एथिल एल्कोहल डाल देते हैं, C2H5OH। 1% एथिल एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। हाँ, क्लोरोफॉर्म में जब आप एथिल एल्कोहल डालोगे तो क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, और आपको मालूम है ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करके COCl2 बना रहा था, ये COCl2 बन गई। अब ये जो COCl2 बनी हुई है वो एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी, C2H5OH अगर एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये H और Cl हट गए दो, और ये CO भी इसमें जुड़ गया। एथिल कितने दिख रहे हैं आपको, 2, तो ये लो C2H5 होल ट्वाइस डाईएथिल, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन हो गए 1, 2 और 3, ये लो CO3, इसका नाम हो गया डाईएथिल कार्बोनेट। जैसे ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, वैसे हमने यहाँ पर एथिल लगा रखा है तो डाईएथिल कार्बोनेट बन गया, और HCl ये भी निकल गए। ये जो डाईएथिल कार्बोनेट बना है ये नॉन टॉक्सिक होता है,
अविषैला होता है। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म में अगर ऑक्सीजन प्रवेश भी कर गई तो उससे COCl2 तो बनेगी, कन्फर्म है। तो इस COCl2 के या फॉस्जीन के विषैलेपन को ख़त्म करने के लिए हम इसको थोड़ा अल्कोहल पिला देते हैं, एथिल अल्कोहल डाल देते हैं 1%, और उससे फिर एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड या मैं कहूँ अविषैला यौगिक का निर्माण हो जाता है, और हम इसको फिर निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में यूज में ले सकते हैं। क्लियर? ऑक्सीडेशन से बना COCl2। क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है, मतलब आपको रिएक्शन देनी है। अब हम देखें सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन के बाद, जो दूसरी विक्रिया है वो है रिडक्शन, अपचयन। रिडक्शन, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 और इसमें मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जिंक और साथ में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक। इनकी रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन मिलेगी और वो हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करके रख देगी, इसका अपचयन करके रख देगी। 2 हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन होगा, आंशिक अपचयन होगा, पूरी तरह से अपचयन नहीं होगा। एक H और एक Cl हटेगा, एक H और जुड़ गया तो बना CH2Cl2 एंड HCl, डाइक्लोरोमेथेन बन गया। रिडक्शन हुआ है लेकिन पार्शियली हुआ है, थोड़ा सा अपचयन हुआ है, पूरा नहीं हुआ। पूरा अपचयन का मतलब तो था जितने हाइड्रोजन इसमें जुड़ सकते हैं उतने जुड़ जाए और सारे Cl हट जाए। तो फिर आपको एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा और वो है जिंक के साथ स्टीम, या मैं कहूँ पानी की भाप ले लो। तो भाप और जिंक आपस में रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन ही पैदा करेंगे और वो हाइड्रोजन इसका पूरी तरह से रिडक्शन करके रख देंगे। यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो मैंने लिख दिए 6। 3 H और 3 Cl से तो HCl हट गए, बदले में 3 H यहाँ जुड़ गए। तो एक H तो पहले से जुड़ा हुआ था, 3 और जुड़ गए, CH4 और HCl। यहाँ पर CH4 बन गया तो आपने क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोमेथेन भी बनाया और क्लोरोफॉर्म से मेथेन भी बनाया। डिपेंड करता है आपने ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा डाला है। अगर आपने इस यहाँ पर H2O लिख दिया तब तो पूरा पूरा अपचयन हो गया, और HCl ले लिया तो थोड़ा बहुत अपचयन हुआ है, CH2Cl2 बना। क्लियर? रिडक्शन के बाद थर्ड रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म की जो तीसरी विक्रिया है वो पढ़ते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जल के द्वारा हम अपघटन करेंगे, पानी पिला पिला के तोड़ेंगे इसको। और ये जो हाइड्रोलाइसिस है वो बेसिक मीडियम में होगा भी, मतलब आप यहाँ पर एक्वस KOH ले सकते हो, या फिर मैं कहूँ एक्वस NaOH भी ले सकते हो, या फिर एक्वस AgOH भी ले सकते हो। क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसमें मैंने जैसे डाल दिया KOH। अब 3 Cl है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। और ध्यान रखना इसकी नेचर कैसी है, एक्वस है, जलीय है भैया, अल्कोहल मिला हुआ नहीं है, पानी मिला हुआ है, जलीय KOH है। तो 3 K और 3 Cl से 3 KCl हट गए, CH ये लो CH, और 3 Cl हटने के बाद में इस एक कार्बन से 3 OH जुड़ गए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने 4th वीडियो बताया था उसमें एक पॉइंट, स्पेशल जो पॉइंट बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए थे उनमें ये बताया था कि किसी कंपाउंड में एक कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, और वो अपने आप को फिर स्टेबल करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से जब बाहर निकलेगा। एक H2O को हम बाहर निकाल देते हैं, ये लो क्या बना, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन गया भाई, और एक H2O निकल गया, ये लो। तो क्लोरोफॉर्म का अगर आप क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवा देते हो, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा भाई, क्योंकि एसिड बना है और आपने रिएक्शन में बेस डाल रखा है, KOH यहाँ रिएक्शन में प्रेजेंट तो होगा, तो वो KOH फिर से इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड और बेस तो रिएक्शन जरूर करेंगे। सबसे फास्ट रिएक्शन जो होती है वो है अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर फिर से रिएक्शन होगी, H और OH हटेगा और K जुड़ जाएगा। तो हमें
एसिड प्राप्त नहीं होगा, एसिड नहीं मिलेगा, हमें सॉल्ट प्राप्त होगा, लवण मिलेगा, पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। अगर आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है फाइनल प्रोडक्ट, तो फिर ये जो HCOOK बना हुआ है इसमें थोड़ा बहुत एसिड मिलाना पड़ेगा, डाइल्यूट कर दो आप और हाइड्रोलाइसिस कर दो इसके द्वारा। डाइल्यूट HCl डाल के आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, KCl हटेगा और H जुड़ेगा और अब आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। कहने का मतलब है क्लोरोफॉर्म का अगर आप क्षारीय जल अपघटन करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOOK, ना कि HCOOH। अगर आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है तो फिर आगे आपको डाइल्यूट HCl या मैं कहूँ एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, प्राप्त होगा। क्लियर? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी कंप्लीट। हाइड्रोलाइसिस के बाद फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद एसीटोन। मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम अगर एसीटोन के साथ करवाएं तो क्या बनेगा। एसीटोन जानते हैं कीटोन होता है, डाइमेथिल कीटोन, इसी को हम एसीटोन कहते हैं। डाइमेथिल कीटोन बन गया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा डाली CHCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ KOH। बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म डाल दिया इसमें और एसीटोन डाल दिया, रिएक्शन होगी। ये H ऑक्सीजन से जुड़ेगा और बाकी बचा हुआ जो CCl3 है वो मैंने कार्बन से जोड़ दिया। क्या बना, CH3, ये दो तो लगे हुए हैं ही, C, अब O से जुड़ा H, OH और ये CCl3 इस कार्बन से जुड़ गया CCl3। इसको हम नाम देंगे क्लोरेटोन। नाम क्या इसका, क्लोरेटोन। क्लोरेटोन ये एक निद्राकारी रसायन है, हिप्नोटिक केमिकल है कि निद्राकारी औषधियाँ बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिसको क्लोरेटोन कहते हैं। क्लोरेटोन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, OH है, एल्कोहल है। क्लोरेटोन नाम से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कीटोन है, लेकिन कीटोन नहीं है, कीटोन तो यहाँ था। कीटोन की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म से करवाई और बन गया क्लोरेटोन। और क्लोरेटोन में फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो वो होगा OH। क्लियर? फोर्थ रिएक्शन एसीटोन के साथ भी हमने कंप्लीट करवा ली। अब हम फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं और उसका नाम है नाइट्रेशन। क्लोरोफॉर्म का हम करवाएंगे अब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हमेशा HNO3 के द्वारा होगा भी, और HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो मैंने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लिया और उसकी रिएक्शन करवा डाली क्लोरोफॉर्म से। ये क्लोरोफॉर्म है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये लो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा डाली HNO3 से। ये लो HNO3, HNO3 है टोटल, और ये HNO3 भी कैसा है, कंसंट्रेट, सांद्र HNO3 है, सांद्र नाइट्रिक एसिड है। OH हट गया और H हट गया, H2O निकल गया, और NO2 नाइट्रो ग्रुप इसमें जुड़ गया। नाइट्रो इसमें जुड़ रहा है इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया नाइट्रेशन, या इसको हम नाइट्रोकरण भी कह देते हैं, नाइट्रीकरण भी कह देते हैं, एक ही बात है। तो NO2 आपने इसमें जोड़ दिया तो CCl3 NO2। क्लोरोफॉर्म में H हटकर नाइट्रो जुड़ा है तो मैं इसका एक नाम तो बता सकता हूँ, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। इसका नाम हो गया नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। दूसरा इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन ये एक वॉर गैस है भी, युद्ध गैस है, और एक इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये कीटनाशी भी है और युद्ध गैस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्लोरोपिक्रिन। और क्लोरोपिक्रिन बनी कैसे है, क्लोरोफॉर्म में जब आपने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाला है। ठीक है, तो नाइट्रेशन के बाद छठी रिएक्शन हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की, और उसका नाम होगा विहेलोजनीकरण, डीहेलोजिनेशन। सिक्स्थ रिएक्शन डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन जिसको हम हिंदी में कह देते हैं विहेलोजनीकरण, मतलब क्लोरोफॉर्म के हेलोजन हटा देंगे भी। अब हेलोजन कैसे हटेंगे, देखो ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 है और इसमें मैंने डाल दिया सिल्वर पाउडर, Ag।
Ag का चूर्ण मिला दिया इसमें, सिल्वर पाउडर डाल दिया, गरम कर दिया। जब गरम करेंगे तो Ag और Cl ये सारे अलग हो जाएंगे। 3 Cl 3 Ag के साथ हट जाएंगे AgCl की फॉर्म में। अब क्या बचा हुआ है? केवल HC, ये लो HC। लेकिन इस HC का तो कोई स्थायित्व होता नहीं है, स्टेबिलिटी HC ये क्या है? ऐसा कोई कंपाउंड भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? क्लोरोफॉर्म का ऐसा नहीं है कि केवल एक मॉलिक्यूल्स है। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म को जब आप सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल एक साथ आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर 6 Ag और 6 Cl सारे हट गए और 2 ये जो CH है वो आपस में जुड़ गए और एक एल्काइन बन गई जिसका नाम है एथाइन, जिसको हम कॉमन नेम में एसिटिलीन भी बोल देते हैं। हम इसको एसिटिलीन भी बोल सकते हैं और IUPAC में एथाइन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और क्या हट गए? AgCl। कुल मिला के मैंने क्लोरोफॉर्म के सारे Cl हटा लिए। व्हाट हैपन? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो क्या बनेगा? इससे एथाइन, एसिटिलीन बनेगी। तो अगली हम रिएक्शन देखेंगे, 7वीं रिएक्शन, और उसका नाम होगा कार्बिल एमीन रिएक्शंस। रिएक्शन नंबर 7, कार्बिल एमीन रिएक्शंस। हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन भी हम इसको कह देते हैं भाई। कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलो या हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलो। हम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC, ये फंक्शनल ग्रुप है। कार्बिल एमीन का मतलब भी यही है भाई। NC को हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं और कार्बिल एमीन भी कह देते हैं। मतलब इस रिएक्शन में कार्बिल एमीन बनेगा, मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा। कैसे बनेगा? आपने लिया 1 डिग्री एमीन RNH2। 1 डिग्री एमीन का मतलब है NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो कोई सा भी 1 डिग्री एमीन ले सकते हो आप। यहाँ एलिफेटिक भी ले सकते हो और एरोमेटिक भी ले सकते हो। मतलब आप यहाँ पर एल्किल भी लगा सकते हो और एरोमेटिक रिंग भी जोड़ सकते हो। ये लो, इसको हम एनिलीन कहते हैं, इसका नाम होता है एनिलीन। तो आपने एलिफेटिक एमीन लिया चाहे एरोमेटिक एमीन लिया, लेकिन होना चाहिए 1 डिग्री, NH2 ग्रुप होना चाहिए भाई। तो 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा CHCl3 के साथ, और साथ में हम इसमें ले लेंगे KOH, एल्कोहलिक KOH डाल दिया और गर्म कर दिया। जब गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, और साथ में 3 K और 3 Cl। ये लो 3 K Cl हट गए। और क्या था? ये 3 ऑक्सीजन है, अभी तक ऑक्सीजन आया नहीं है, तो ऑक्सीजन को आप H2O की फॉर्म में हटा दो। ये लो 3 ऑक्सीजन थे तो मैंने 3 H2O इसमें निकाल दिए। तो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई और बन गया RNC। दोबारा सुन लो, 1 डिग्री एमीन हो, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में, KOH डाल दिया आपने और प्रोडक्ट बनेगा NC। ये लो फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। और यहाँ पर भी वही 3 KCl और 3 H2O निकल गए। ये जो आइसोसाइनाइड बना हुआ है ये अति दुर्गंधित होता है, मतलब इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही बेकार है। इसकी स्मेल से इसको पहचान लिया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो आइसोसाइनाइड बन गया। इसलिए हम रिएक्शन को नाम दे रहे हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म की पहचान में, क्लोरोफॉर्म के टेस्ट में और साथ में 1 डिग्री एमीन के टेस्ट में। कैसे? आपको मान लो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कोई कंपाउंड दिए गए, जैसे मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में आपको 1 डिग्री एमीन दे दिया, एक में 2 डिग्री एमीन दे दिया और एक में 3 डिग्री एमीन दे दिया। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि किस में 1 डिग्री एमीन है, किस में 2 डिग्री और किस में 3 डिग्री एमीन है। पहचानने के लिए आपको कहा गया है कि बताओ किस में 1 डिग्री है। तो आप क्या करोगे? क्लोरोफॉर्म और KOH ये आप मिला दोगे। सबसे पहले किसी एक टेस्ट ट्यूब में मिला दो और किसी एक टेस्ट ट्यूब में जब क्लोरोफॉर्म और KOH डालकर इसको गर्म करोगे और अगर बदबू आने लगे, बेकार स्मेल आने लगे, तो आप पहचान जाओगे कि इसमें 1 डिग्री एमीन था भाई, क्योंकि 1 डिग्री एमीन ही क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाएगा।
ऐसे ही मैंने कहा था कि क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट किया जा सकता है। ऐसे कैसे? आपको कुछ टेस्ट ट्यूब दी गई है, ये लो, एक में क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एक में और कोई सा, जैसे मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ है एक में, और एक में और कोई सा कंपाउंड भरा हुआ है। अब किस में क्लोरोफॉर्म है, कैसे पता लगाएं? तो क्लोरोफॉर्म के अलावा जो दो चीजें हैं, एक तो 1 डिग्री अमीन और एक KOH, ये आप टेस्ट ट्यूब में डाल दो और फिर गर्म कर दो। और गर्म करने के बाद देखो, अगर स्मेल बेकार आने लग जाए, अति दुर्गंधित आने लगे, तो हम कह देंगे कि इसमें क्लोरोफॉर्म था भी, बाकी में नहीं था। क्लियर? तो हम आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन का जो यूज है वो 1 डिग्री एमीन के टेस्ट में और साथ में क्लोरोफॉर्म के टेस्ट में करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं अपन कि आइसोसाइनाइड जो बना हुआ है ये कैसे बना, इसकी क्रियाविधि क्या है। हमने इसमें KOH लिया है, ये लो, KOH K+ और OH- में टूटेगा। मैकेनिज्म देख रहे हैं हम हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन की, आइसोसाइनाइड टेस्ट की। तो KOH टूटा, और टूटा तो ऐसा टूटा, K+ बन गया और OH- बन गया। अब हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म, ये लो, ये CH-Cl3 है, इसमें ये जो OH- है ये इस H+ को ले जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, तो ये बेस है, तो इसका जो एसिडिक H है, अम्लीय हाइड्रोजन है, वो ये खींच ले जाएगा। तो H ये प्लस के रूप में हटेगा, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ गया, तो H और OH से तो क्या बन गया, H2O, ये लो, और बच गया CCl3, C और Cl3। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रह गए भी इस बॉन्ड के, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दो। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हम इसको कार्ब एनाइन कह देंगे, पॉजिटिव होता तो कार्ब केटाइन कह देते। यहाँ पर कार्ब एनाइन बन गया, ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन पूरा नाम हो गया इसका। अब ये जो ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन बना हुआ है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, ये इस K+ के साथ तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन तो होगा ही। अब यहाँ पर एक Cl- जो कि एक लिविंग ग्रुप होता है, Cl इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ ही चला गया, KCl हट गया और बच गया CCl2। नेगेटिव यहाँ से हट गया, अभी Cl लेके गया है, तो ये बन गया CCl2 और KCl। इसको हम नाम देते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनता है वो है ये डाइक्लोरोकार्बीन। ये भी है ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन, साथ में डाइक्लोरोकार्बीन बनी हुई है। तो डाइक्लोरोकार्बीन अब आगे रिएक्शन करेगी। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो दिख रहे हैं देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों है? देखो आप, ये 2 Cl जुड़ गए और ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस कार्बन के पास तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है भाई, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, अष्टक अपूर्ण है। इसलिए हम कह देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता ये केवल दिखावे के इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब रिएक्शन आगे होगी। 1 डिग्री अमीन लिया मैंने, RNH2, ये लो, चाहो तो आप एलिफेटिक एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन भी ले सकते हो। और आपको मालूम है नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये डाइक्लोरोकार्बीन। इनमें से इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? ये होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। तो यहाँ पर फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है लुईस बेस और इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शन करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा कार्बन को, और एक तीर वाला बंद इनके बीच में बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बना? RNHHC, और C से 2 Cl जुड़े हुए हैं, ये लो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, उपसहसंयोजक बंध बना हुआ है। अब अभी तक मैंने रिएक्शन में केवल KOH एक ही काम लिया है, जबकि रिएक्शन जब मैंने बताई थी इसकी तो KOH टोटल 3 काम आए थे। तो अभी 2 KOH बाकी हैं। तो मैं अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना हुआ है अभी, ये वाला प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन में फिर से करवाऊंगा KOH के साथ।
ये लो KOH जो 2 बच रहे थे उनसे रिएक्शन करवा दी। तो क्या होगा यहाँ पर KCl, ये 2 हट गए, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस ये भी हट जाएंगे। अगर H प्लस के रूप में हटेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बना लेंगे और इसके भी यहाँ आ जाएंगे। तो क्या बना है इससे RN, ये हट चुका है अभी H, ये H भी हट चुका है, RN यहाँ पर एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और अब ये जो 2 बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, ये भी आ गए इसमें। और क्या था KCl और 2H2O ये लो गई, कुल मिला के प्रोडक्ट बन गया RNC। और हमें यह भी मालूम पड़ गया N और C के बीच में जो 3 बॉन्ड हैं उनमें से 2 तो हैं सहसंयोजक और एक है उप सहसंयोजक। तीर वाला बंध है एक तो एरो वाला, ये तो है कोऑर्डिनेट, और ये जो 2 दिख रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? तो ये है इसकी मैकेनिज्म, कार्बिल एमीन रिएक्शन की क्रियाविधि है। अब अगली रिएक्शन देखेंगे अपन जिसका नाम होगा राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान बोलो या रीमर-टीमान बोलो, एक ही बात है भाई। राइमर-टीमान रिएक्शंस, नवी रिएक्शंस, राइमर टीमान रिएक्शंस। राइमर-टीमान रिएक्शन में हम फिनोल लेते हैं, बेंजीन से अगर डायरेक्ट एक OH जुड़ जाए तो हम उसको कह देते हैं फिनोल। ये फिनोल है भाई, लाइफबॉय साबुन जैसी स्मेल आती है फिनोल में, या मैं कहूँ लाइफबॉय साबुन में ये फिनोल डाला जाता है इसलिए उसकी स्मेल ऐसी है, बात एक ही है। तो फिनोल, इसकी रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, और यहाँ पर भी हमने वही बेस डाल दिया KOH, गर्म कर दिया। क्या होगा OH के रेस्पेक्ट में पास वाली जो स्थितियाँ हैं ये वाली, इनको ऑर्थो कहते हैं, फिर मेटा है और एक पेरा स्थिति और है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑर्थो पोजीशन का एक H यहाँ से हटेगा और CHO ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। OH तो जैसा है वैसा ठीक है, इसके पास में यहाँ पर CHO जुड़ गया, CHO जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मिल समूह भी कह देते हैं। तो फिनोल में मैंने फॉर्मिल समूह जोड़ दिया, इसलिए मैं रिएक्शन को कह सकता हूँ फॉर्माइलेशन, फॉर्मिलीकरण। तो राइमर-टीमान रिएक्शन तो है ही, राइमर-टीमान रिएक्शन आगे एक और आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। राइमर-टीमान रिएक्शन के नाम से एक रिएक्शन और है, लेकिन यहाँ अब मैं इसका पूरा नाम बोलूँगा राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन। मतलब राइमर-टीमान रिएक्शन होगी जिसमें फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा सेलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है सेलिसिल एल्डिहाइड। और क्या थे 3 K और 3 Cl, ये लो 3 KCl हट गए, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया 3 में से, 2 बच गए, तो 2 आप H2O उठा लो और क्या है ये लो पानी की निकल गया यहाँ पर और बन गया सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड बन गया अभी। ये है राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन। मैकेनिज्म भी इसकी बड़ी लाजवाब है, लेकिन अपने 12th स्टैंडर्ड में इसकी मैकेनिज्म का जिक्र नहीं है अपनी बुक में, तो मैं बता देता हूँ फिर भी इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनती है। क्लियर? देखो राइमर-टीमान रिएक्शन की मैकेनिज्म, हमने इसमें डाला है KOH, बेस है और फिनोल भी है। मैंने आपको बताया सबसे फास्ट रिएक्शन जो होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो इनमें सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन तो होगी। K प्लस OH माइनस में टूटा, H प्लस इसके साथ चला गया तो H2O निकल गया, ठीक है, और K यहाँ जुड़ गया। अब K को आप जोड़ो तो जोड़ो, वरना नहीं भी जोड़ो क्या फर्क पड़ता है, अपने पास ये प्राप्त हो गया जिसको हम फिनोक्साइड आयन कहते हैं। हमें इससे मतलब है, अब चाहो तो आप यहाँ K प्लस लिख दो, पोटेशियम फिनोक्साइड कर दो, लेकिन मुझे इस फिनोक्साइड से मतलब है भाई, ये फिनोक्साइड आयन बना है। अब इस फिनोक्साइड आयन में आगे जब अटैक होगा क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का, लेकिन क्लोरोफॉर्म फिर KOH के साथ तो रिएक्शन करेगा ही, और क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो क्या हटेगा KCl और एक HOH। मैंने 2 यहाँ पर डायरेक्ट हटा दिए, एक KCl और एक H2, क्या बचा CCl2,
याद करो डाइक्लोरोकार्बिन जो इससे पिछली रिएक्शन में भी बना हुआ था वैसे ही बनेगा पूरा, लेकिन मैंने डायरेक्ट बता दिया डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इसने ही है, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है ये इस पर अटैक करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए रेजोनेंस से, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस जगह आ गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए यहाँ पर। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर यहीं जुड़ेगा। तो क्या बना इससे, देखते हैं। देखो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर अब केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ गए बॉन्ड के रूप में। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था, अब ये CCl2 जुड़ गया। हर एक कार्बन से एक एक H तो जुड़ा हुआ ही, तो यहाँ पर भी एक H है और जुड़ गया CCl2। नेगेटिव चार्ज है, ये रहेगा भी येलो, ये इंटरमीडिएट बना हुआ है। अब आगे इसकी रिएक्शन होगी, कैसे होगी? ये H+ के रूप में इसमें से बाहर निकलेगा, तो ये बॉन्ड वापस अंदर और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर। तो क्या बना? वापस इसमें 3 डबल बॉन्ड आ गए, ऊपर ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन फैल गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो H+ निकला है वो इस नेगेटिव के पास में कार्बन पर जो नेगेटिव है उससे जुड़ जाएगा। ये बन गया CHCl2, नेगेटिव चार्ज था इसलिए H पॉजिटिव को ये बाहर निकलने नहीं देगा, यहीं जुड़ जाएगा H+। ये बना। अब इसमें KOH का अटैक होगा, ये लो, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस KOH है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये Cl के साथ हट गए 2, ये लो, और 2 OH यहाँ पर जुड़ गए। क्या बना? O- CH, और एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH आ गए, तो एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है। ये लो, एक H2O निकाल दिया और CHO फॉर्मिल ग्रुप तैयार हो गया भाई, O- और CHO। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा लो, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इसका जो H है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो रायमर-टीमान रिएक्शन 9th नंबर की जो रिएक्शन थी वो भी हो गई। यह 8वीं रिएक्शन थी शायद ये। तो 8वीं रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे 9वीं रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद एल्कीन। मतलब एल्कीन के साथ हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया करवाते हैं। देखें क्या होता है। मैंने एल्कीन ले ली जैसे प्रोपीन, और साथ में डाल दिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवा ली। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस लगाओगे आप तो CHCl3 का जो इसमें एडिशन है, योग है, वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉव नियम के विपरीत होगा। कैसे? मार्कोनिकॉव कहता था कि अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन सबसे कम होता है। तो H तो प्लस है, और CCl3 जो माइनस है वो कहाँ जुड़ता है? जहाँ हाइड्रोजन सबसे कम है। लेकिन मैंने पेरोक्साइड डाल दिया तो यहाँ पर अपोजिट काम होगा, H को यहाँ जोड़ दो और CCl3 को इस कार्बन से जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 और 3 Cl इससे जुड़ गए, CCl3। ये प्रोडक्ट बन गया। और फाइनल क्लोरोफॉर्म की जो लास्ट रिएक्शन है नंबर 10, वो है क्लोरीनेशन, जो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण या क्लोरोनीकरण भी कह देते हैं, एक ही बात है। क्लोरीन जुड़ेगी भाई, कैसे जुड़ेगी क्लोरीन? CHCl3 में अगर मैं क्लोरीन का अटैक करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने क्लोरीन डाल दी और प्रकाश दे दिया, एक H बचा हुआ है, Cl लेके उड़ जाएगा, एक Cl इसमें जुड़ जाएगा, तो CCl4 बन गया और HCl बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बन गया। तो क्लोरोफॉर्म की ये टॉप 10 केमिकल रिएक्शन मैंने आपको इस क्लास में बताई है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के और साथ में आइडोफॉर्म के जो यूजेज हैं ये और देख लेते हैं अपन। देखो आइडोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के सिमिलर है, समान है, कोई खास फर्क नहीं है। सारी रिएक्शंस
आयोडोफॉर्म की भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही होगी। तो हम उन रिएक्शन को दोबारा पढ़ें कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, यूज पढ़ लेते हैं अपन। तो अगला टॉपिक होगा इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 और आयोडोफॉर्म CHI3, इनके यूज से पहले मैं इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ दोबारा। क्लोरोफॉर्म ये कलरलेस होता है और जो CHI3 होता है इसका कलर होता है पीले कलर का होता है, ये डीप येलो कलर का है भाई, ये लिक्विड है, जबकि ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। ये थोड़ा स्टेबल है भाई, लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, आयोडीन मुक्त हो जाती है, आयोडीन निकल जाती है। और आयोडीन जब इससे निकलेगी तो उस आयोडीन का जो नेचर है वो एंटीसेप्टिक का होता है, साथ में ये डिसइंफेक्टेंट्स में भी काम आता है, रोगाणुनाशी भी है भाई। ये जर्म्स जो होते हैं उनको हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। जबकि क्लोरोफॉर्म एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और हमने क्लोरोफॉर्म से तो कई टाइप के कंपाउंड भी बनाए हैं, क्लोरोपिक्रिन भी बनाया है जो वॉर गैस, युद्ध गैस के रूप में काम आता है, क्लोरिटोन बनाया है, हिप्नोटिक है, निद्राकारी औषधियों में इसका यूज होता है। इसके अलावा हम कहते हैं ये रोगाणुनाशी भी होता है, डिसइंफेक्टेंट्स भी है, और एक उपयोग तो भूल ही गया, निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऑपरेशन के समय मरीज को सूंघाकर उसको बेहोश भी कर दिया जाता है ताकि डॉक्टर आराम से उसका ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के मैंने आपको यूज भी बता दिए। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं।